दोस्तों, जब काव्या ने ऊंचे स्वर में कहा, आप मेरी मर्जी के खिलाफ यह रिश्ता कैसे तय कर सकते हैं पापा, राकेश दुबे ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूं बेटी, और राहुल जैसा जीवन साथी हर किसी को नहीं मिलता। काव्या ने तमतमाकर कहा, वह साधारण लड़का ना नौकरी ना कोई स्टेटस, और ऊपर से आप चाहते हैं कि वह हमारे घर में घर जमाई बनकर रहे। राकेश ने गंभीर होकर उत्तर दिया, अगर इस घर और जायदाद से रिश्ता रखना है तो यही शादी होगी, वरना तुम्हारी मर्जी। काव्या ने अपनी नजरें झुका ली। उसने शादी को मंजूरी दे दी, मजबूरी में पिता के डर से और संपत्ति से नाम कटने के लिए। शहर के सबसे महंगे होटल में भव्य शादी हुई। सजे हुए फूल, झिलमिलाती लाइटें और मेहमानों की भीड़ थी, पर दूल्हा दुल्हन के बीच एक अनकही दूरी थी। राहुल ने धीरे से कहा, अगर तुम यह शादी नहीं चाहती तो अभी भी रुक सकते हैं, मैं तुम्हारे फैसले का सम्मान करूंगा। काव्या ने रूखे स्वर में कहा, यह रिश्ता मेरे लिए सिर्फ एक समझौता है और तुम सिर्फ एक नाम। राहुल चुप रहा। उसने सिर्फ इतना सोचा, कभी लोग जो देख नहीं पाते वही सबसे बड़ा सच होता है। पहला दिन ससुराल में बारिश की बूंदें जब धरती को छू रही थी, उसी समय राहुल ने दुबे हाउस के दरवाजे पर पहला कदम रखा। पूजा देवी, काव्या की मां, ने आंखों में तिरस्कार भरकर कहा, दामाद जी आपका स्वागत है, अब यही आपका घर है, ठहरे। राहुल ने आदर से कहा, धन्यवाद मां जी, मैं कोशिश करूंगा कि इस घर में कोई तकलीफ ना हो। पूजा ने हल्की हंसी के साथ कहा, तकलीफ तो तब होती है जब कोई बोझ बन जाए, उम्मीद है आप नहीं बनेंगे। राहुल ने मुस्कुराकर सिर झुका दिया। अगली सुबह राहुल ने रसोई में पराठे बनाए। टेबल पर चाय और नाश्ता लगा हुआ था। काव्या ने बैठते हुए कहा, कम से कम खाना तो बना लेते हो, घर में रहने वालों को यही तो आना चाहिए। राहुल ने शांति से कहा, जीवन में कोई भी काम छोटा नहीं होता। पूजा ने अखबार से नजरें हटाते हुए कहा, वैसे भी बाहर की दुनिया तो आपके बस की है, नहीं तो घर के काम ही ठीक है। काव्या ने सहेली से फोन पर कहा, आज उसने मटर छील कर रख दिए थे, घर के कामों में तो अब एफिशिएंसी आ गई है। सहेली ने हंसते हुए कहा, लगता है तुमने एक अच्छा घरेलू सहायक चुन लिया है पति के नाम पर। काव्या ने ठाका लगाकर कहा, घर जमाई न्यू मॉडर्न वर्जन। राहुल सब सुनता लेकिन कभी जवाब नहीं देता। उसके मन में कोई शिकवा नहीं था, पर भीतर कहीं एक ज्वाला जल रही थी। रात को जब सब सोते तो राहुल बालकनी में बैठकर चांद की रोशनी में कुछ सोचता रहता। कभी कभी वह एक विशेष नंबर पर फोन करता और सिर्फ इतना कहता, राहुल ने कहा, प्रोजेक्ट ए के डॉक्यूमेंट्स भेजो, कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए, और फिर फोन काट देता। एक दिन काव्या के चेहरे पर चिंता थी। ऑफिस से लौटते ही वह सीधे अपने कमरे में गई। पूजा ने पूछा, क्या हुआ काव्या, चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? काव्या ने गहरी सांस लेकर कहा, हमारी कंपनी स्काईलिंक के शेयर गिर रहे हैं, कोई विदेशी कंपनी टेकओवर की कोशिश कर रही है। पूजा ने चिंतित होकर कहा, पापा से बात करो, और हाँ, उस घर जमाई को तो बताना भी मत, उसे बिजनेस की क्या समझ। राहुल वहीं खड़ा सब सुन रहा था। उसने कुछ नहीं कहा। एक दिन राकेश दुबे ने शहर में एक बड़ी बिजनेस पार्टी रखी। उन्होंने काव्या और राहुल से वहां आने को कहा। राकेश दुबे ने कहा, यह पार्टी स्काईलिंक के पुराने निवेशकों और मीडिया के लिए है, तुम दोनों को साथ चलना चाहिए। काव्या ने अनमने स्वर में कहा, ठीक है, लेकिन राहुल को फॉर्मल कपड़े दिलवा दीजिए, वरना लोग समझेंगे मैं कोई नौकर लेकर आई हूं। पार्टी में रौनक थी, कैमरे चमक रहे थे। काव्या की एंट्री हुई और सबकी निगाहें उसकी तरफ गईं, पर जैसे ही राहुल भारती उसके साथ अंदर आया, कान्हा फूंसी शुरू हो गई। एक उद्योगपति ने कहा, काव्या जी यही हैं, आपके पति कुछ अलग ही अंदाज है, क्या करते हैं यह? काव्या ने मुस्कुराकर कहा, कुछ नहीं करते, घर संभालते हैं और हाँ, चाय अच्छी बनाते हैं। सब हंसने लगे। दूसरे व्यक्ति ने व्यंग्य से कहा, मॉडर्न इंडिया में अब हस्बैंड्स भी घर संभालते हैं, वाइफ्स सीईओ बन जाती। राहुल चुपचाप मुस्कुराता रहा, लेकिन उसकी आंखें कुछ और कह रही थीं, जैसे किसी तूफान का सन्नाटा हो। पार्टी से लौटने के बाद काव्या अपने कमरे में बैठी थी। राहुल ने धीरे से कहा, अगर चाहो तो मैं स्काईलिंक के मुद्दे में कुछ मदद कर सकता हूं। काव्या ने तेजी से कहा, मजाक मत करो, यह बिजनेस है, खाना पकाने जैसा नहीं है। राहुल ने धीरे से कहा, सिर्फ एक मौका दो, बस एक फोन करने देना। काव्या ने मुंह फेर लिया और कुछ नहीं कहा। राहुल चुपचाप कमरे से बाहर गया। उसने फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। कहा, फेज 1 शुरू कर दो, स्काईलिंक को गिरने नहीं देना है। फोन कटते ही उसकी आंखों में एक चमक थी, शांत लेकिन बेहद तेज। वो अब सिर्फ घर जमाई नहीं था, वो था स्काईलिंक का रहस्यमय रक्षक। अगली सुबह सूरज की किरणें खिड़की से अंदर झांक रही थी, पर काव्या की नींद किसी डर की वजह से खुली। मोबाइल पर मेल्स और मैसेजेस की भरमार थी। काव्या ने स्क्रीन पर नजर डालते हुए चौंक कर कहा, यह कैसे हो सकता है?
स्काईलिंक के सारे निवेशक फिर से लौट आए। मार्केट वैल्यू ऊपर कैसे चली गई? पूजा देवी ने चाय का कप थमाते हुए पूछा। क्या हुआ काव्या? चेहरे पर इतनी हैरानी क्यों है? काव्या ने घबराई हुई आवाज में कहा, मां, कल रात जो कंपनी हमें टेक ओवर करने वाली थी, उन्होंने खुद ही सौदा रद्द कर दिया और जो विदेशी निवेशक भाग रहे थे वह अब दोगुना पैसा लगाने को तैयार है। पूजा ने चौंक कर कहा, क्या? लेकिन अचानक ऐसा कैसे हुआ? काव्या ने सिर झुकाते हुए कहा, मुझे नहीं पता, मैंने कोई कॉल नहीं किया, कोई मीटिंग भी नहीं की, लेकिन किसी ने मेरे लिए कुछ बड़ा किया है मां। राहुल लॉन में तुलसी के पौधे में पानी दे रहा था, चेहरे पर वही शांति, वही सादगी। काव्या ने धीरे से पूछा, तुमने कुछ किया क्या? मेरी कंपनी के लिए? राहुल ने बिना उसकी तरफ देखे कहा, तुमने कहा था मुझे बिजनेस की समझ नहीं। काव्या ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, फिर भी बता दो, अगर तुमने कुछ किया है तो जानना चाहती हूं। राहुल ने सिर घुमाया और हल्की मुस्कान के साथ कहा, जो दिखता है जरूरी नहीं वही असलियत हो। काव्या ने झुंझुलाकर कहा, मैं मजाक नहीं कर रही राहुल, ये मेरी कंपनी है, मेरा सपना और कोई अनजान ताकत इसे बचा रही है। राहुल ने गहराई से कहा, हर सपने को टूटने से पहले एक परछाई संभालती है, जब वक्त आएगा तुम जान जाओगी। काव्या चुप रह गई। ऑफिस में हलचल, स्काईलिंक कंपनी का माहौल पूरी तरह बदल गया था। मीटिंग रूम में हर कोई चुपचाप रिपोर्ट पढ़ रहा था। सीनियर मैनेजर ने कहा, मैम, ये सब अचानक कैसे हुआ? दुबई से रईस ग्रुप ने निवेश वापस लेने की बात कही थी, अब वह 25% और निवेश करने को तैयार है। काव्या ने धीरे से कहा, हमें नहीं पता, शायद कोई अनसीन हैंड हमारी मदद कर रहा है। एक जूनियर ने पूछा, मैम, क्या आपके पिता ने कुछ किया? काव्या ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, उन्होंने भी मना कर दिया था। कंपनी की सभी शाखाओं से एक ही सवाल आ रहा था, यह करिश्मा हुआ कैसे? रात को काव्या छत पर अकेली खड़ी थी, उसका मन अशांत था। काव्या ने खुद से कहा, अगर यह राहुल की वजह से हुआ है तो मैं उसे कभी समझ ही नहीं सकी। क्या वह वैसा नहीं है जैसा मैं सोचती हूं? उसी वक्त पीछे से आवाज आई। राहुल ने कहा, कभी कभी जिन लोगों को हम सबसे कमजोर समझते हैं वही सबसे गहरे होते हैं। काव्या ने पीछे मुड़कर पूछा, क्यों किया तुमने ये सब? जब मैंने तुम्हें नीचा दिखाया, ताने मारे, तब भी राहुल ने गहरी सांस लेते हुए कहा, क्योंकि तुम्हारे लिए नहीं, मैं उस सपने के लिए लड़ा जो तुम्हारे साथ मैंने भी देखा था। काव्या की आंखें नम हो गईं। उसके मन में पहली बार राहुल के लिए एक अजीब सी इज्जत जगी। अगले दिन काव्या ने जिज्ञासावश राहुल के कमरे में रखी पुरानी अलमारी खोल दी। वहां एक लैपटॉप और कुछ पुरानी फाइलें थी, लेकिन सबसे ऊपर था एक विजिटिंग कार्ड। राहुल भारती आर.के. राव, फाउंडर एंड ग्लोबल डायरेक्टर, आर.के. राव होल्डिंग्स, सिंगापुर। काव्या ने चौंक कर कहा, यह क्या है? फाउंडर डायरेक्टर, यह तो एशिया की टॉप निवेशक कंपनी है। राहुल कमरे में आते हुए बोले, जिसे तुम घर जमाई समझती रही, वो असल में तुम्हारे सबसे बड़े रिवॉल्व इन्वेस्टर ग्रुप का मालिक है। काव्या अवाक खड़ी रह गई। राहुल ने कहा, मैं यहां दामाद बनकर नहीं आया था काव्या, मैं आया था यह देखने कि तुम सिर्फ दौलत से रिश्ता रखती हो या किसी इंसान से भी। काव्या ने कांपती आवाज में कहा, तो क्या यह सब एक इम्तिहान था? राहुल ने मुस्कुराकर कहा, नहीं, यह विश्वास की परीक्षा थी। पूजा देवी ने गुस्से में कहा, तुमने सब छिपाया? यह धोखा नहीं तो और क्या है? राहुल ने शांत स्वर में कहा, जो सच ना सह सके वह झूठ के पीछे छुप जाता है। मैंने कुछ नहीं छिपाया, आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की। राकेश दुबे ने दूर से खड़े होकर मुस्कुराते हुए कहा, मैं जानता था बेटा, इसलिए तो तुमसे यह शादी करवाई थी। मुझे तुम्हारी पहचान मालूम थी और तुम्हारा इरादा भी। पूजा चौंक गई। काव्या हतप्रभ रह गई। रात को काव्या चुपचाप रसोई में राहुल के लिए चाय बना रही थी। काव्या ने धीरे से कहा, आज पहली बार महसूस हुआ कि तुम सिर्फ मेरे पति नहीं हो बल्कि मेरी कमजोरी और ताकत दोनों हो। राहुल ने मुस्कुराकर कहा, तो क्या अब मैं सिर्फ चाय बनाने वाला नहीं हूं? काव्या ने नजरें नीची करते हुए कहा, अब मैं चाहती हूं कि तुम स्काईलिंक के को-ओनर बनो। राहुल ने उसका हाथ थामते हुए कहा, मालिक बनना नहीं चाहता, साथी बनकर रहना चाहता हूं। और वहीं से उनकी नफरत से भरी शुरुआत एक भरोसे और प्रेम की नई दिशा में बदल गई। शहर के 5 सितारा होटल ग्रैंड हेरिटेज में एक बार फिर एक बड़ी बिजनेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था। मंच पर स्काईलिंक कंपनी की सीईओ काव्या दुबे को आमंत्रित किया गया था, लेकिन इस बार सिर्फ उन्हें नहीं, उनके पति राहुल भारती को भी विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रण भेजा गया था। पूजा देवी ने कहा, तुम वहां मंच पर जाओगे राहुल, क्या जरूरत है अब सबके सामने जाने की? राहुल ने शांति से उत्तर दिया, अब वक्त आ गया है कि
उन चेहरों को मैं अपनी असल पहचान दिखाऊं जो मुझे सिर्फ मेरी सादगी से पहचानते थे। काव्या ने धीरे से कहा, माँ, आज वह सिर्फ मेरे पति नहीं, स्काईलिंग को बचाने वाले इंसान के रूप में मंच पर जा रहे हैं। कॉन्फ्रेंस का दिन हॉल खचाखच भरा था। बड़े उद्योगपति, विदेशी निवेशक, मीडिया और पुराने वो लोग जो कभी राहुल को ताने मारा करते थे। घोषक ने कहा, अब हम आमंत्रित करते हैं स्काईलिंग के रणनीतिक संरक्षक और आरके राव होल्डिंग्स के संस्थापक श्री राहुल भारती को। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लोग चौंक रहे थे। ये वही घर जमाई, अरे ये तो अरबों की कंपनी का मालिक है, हमें तो लगा ये सिर्फ चाय बनाता है। मंच पर आते हुए राहुल ने शांत लेकिन आत्मविश्वास भरी नजरों से सभी को देखा। मैं जानता हूं कि बहुत से लोग मुझे उस इंसान के रूप में जानते हैं जो पत्नी के साथ बाइक चला रहा था, चाय बना रहा था और घर के छोटे मोटे काम कर रहा था। बहुतों ने मुझे ताना मारा, मजाक उड़ाया, पर आज मैं सिर्फ उन्हें जवाब देने नहीं आया हूं। मैं आज उन सब के सामने खड़ा हूं जो मानते हैं कि ताकत सिर्फ सूट बूट, कार और दफ्तरों की दीवारों में होती है। मुझे खुशी है कि मैंने अपने जीवन का सबसे बड़ा निवेश एक इंसान में किया, दौलत में नहीं। कभी कभी चुप रहकर भी बहुत कुछ कहा जा सकता है और कभी कभी किसी की बेइज्जती सह लेना खुद की सबसे बड़ी जीत बन जाती है। हॉल में सन्नाटा, हर चेहरा चुप था। वो लोग जो हंसते थे अब सिर झुकाए बैठे थे, जो मजाक उड़ाते थे अब तालियां बजा रहे थे। एक उद्योगपति ने पास वाले से कहा, हमें समझ ही नहीं आया, वह असली राजा हमारे बीच बैठा था और हम सोच रहे थे कि वह कोई नौसिखियां है। काव्या की आंखों में आंसू थे, मगर इस बार शर्म के नहीं, गर्व के। पार्टी के बाद काव्या दुबे छत पर बैठी थी। चांदनी में उसका चेहरा चमक रहा था। काव्या ने धीमे स्वर में कहा, मैंने तुम्हें कभी समझा ही नहीं। राहुल, जो तुमने सहा शायद मैं एक दिन भी ना सह पाती। राहुल ने उसके पास बैठते हुए कहा, समझना तभी आता है जब सुनना शुरू हो, तुमने कभी सुना ही नहीं। काव्या की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने हाथ जोड़ते हुए कहा, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? राहुल ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, माफी उनके लिए होती है जिन्होंने गलत किया और पछताया, और तुम अब पछता रही हो, तो हां, माफ किया। अगली सुबह राहुल ने पूजा कर रहा था। पीछे से पूजा आई और आरती की थाली उसके पास रख दी। पूजा ने धीरे से कहा, बेटा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें कभी उस नजर से नहीं देखा जो तुम सच में हो। राहुल ने मुस्कुराकर कहा, मां, आपके दिए हुए तानों ने मुझे मजबूत बनाया, इसीलिए आपको धन्यवाद देना चाहिए। अब काव्या और राहुल साथ साथ स्काईलिंक और आरके राव होल्डिंग्स को संभालते थे। जहां कभी एक घर जमाई का ताना लगता था, वहां अब लोग कहते थे राहुल जैसा दामाद मिले तो बेटी की किस्मत बन जाती है। दुबे परिवार की पहचान अब सिर्फ उनकी दौलत से नहीं बल्कि उनके दामाद के चरित्र और सोच से होती थी। राहुल भारती एक ऐसा नाम बन चुका था जो हर अपमान को ताकत में बदलने की कला जानता था। दोस्तों, अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसी और कहानियां सुनने के लिए अनन्या भारती इंस्पायर्ड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक मिलते हैं हम आपसे एक और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।